हेलो दोस्तों, आज हम अपभ्रंश साहित्य पर चर्चा करेंगे जो कि आदिकाल का एक पार्ट है। और आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। यहाँ प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था, और देखिए आप, हम लोगों ने इसके पहले हिंदी भाषा साहित्य में पढ़ा था कि भारतीय आर्य भाषा के कुछ भेद हमने पढ़े, कुछ प्रकार पढ़े थे, जिसमें प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन में हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें पाली था, प्राकृत था और अपभ्रंश था। और उसी को दूसरे नाम से जाना जाता था, प्राकृत फर्स्ट, प्राकृत सेकंड और प्राकृत थर्ड। तो यहाँ वही कह रहा है कि जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था, यानी अपभ्रंश का जो अंतिम अवस्था थी, वहीं से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। कहने का मतलब यही है। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उस समय, यहाँ हम बताते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ठीक है, हम ये वाला पढ़ रहे हैं इस पे कि मतलब एक यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था कि गाथा और गाहा से प्राकृत का बोध होता था, और दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा, यानी दोहा और दूहा में जो है काव्य भाषा लिखी जाती थी, और गाथा या गाहा जो था वो प्राकृत का बोध होता था। अपभ्रंश का प्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। कहा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि अपभ्रंश का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यहाँ क्वेश्चन आ चुका है कि गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, तो दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होगा, सवाल बन सकता है यहाँ पे। ऐसे ही हम आगे आते हैं कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यानी जो सिद्धों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं वो मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। और पुरानी हिंदी की काव्य भाषा का ढांचा, यानी पुरानी हिंदी जो है उसकी काव्य भाषा कैसी है, तो शौरसेनी। शौरसेनी में कौन आता है, पश्चिमी हिंदी, ठीक, अर्थात ब्रज और खड़ी बोली को लिए हुए शौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश है। अपभ्रंश के प्रथम कवि को पूछा जाता है कौन है, तो स्वयंभू हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आपके लिए कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू। ये जो है कर्नाटक प्रदेश के निवासी हैं। ये कहाँ, ये कैसे पता चला, तो जैन मतानुसार ये कर्नाटक प्रदेश के निवासी हैं। आगे स्वयंभू के बारे में प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे कहा जाएगा, तो स्वयंभू को कहा जाएगा। अपभ्रंश के वाल्मीकि भी अगर पूछा जा रहा है या व्यास पूछा जा रहा है, तो दोनों कौन है, स्वयंभू हैं। ये इनका उपनाम है। ये अपभ्रंश के प्रथम महाकवि भी कहे जाते हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी स्वयंभू डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। अपभ्रंश के वाल्मीकि एवं व्यास हैं, और अपभ्रंश के प्रथम कवि भी कहे जाते हैं। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन इनसे बनते हैं। इनके ग्रंथ की बात करें तो सबसे प्रमुख ग्रंथ इनका पौंमचर्यु है। पौंमचर्यु क्या है, स्वयंभू की प्रमुख रचना पौंमचर्यु। इसमें श्री रामचंद्र का चरित्र चित्रण वर्णित किया गया है, और यह इनका एक अपूर्ण ग्रंथ था जिसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। दूसरी इनकी रचना ऋठिणेम चर्यु है। इसमें कृष्ण काव्य है, यानी कृष्ण के बारे में इसमें है
और तीसरा आता है इनका एक स्वयंभू छंद। क्या आता है? स्वयंभू छंद। और शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुराने अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना। यानी पूछता है कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो पुष्य है या पुण्य है। ठीक। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हीं को ही पुष्पदंत कहते हैं। यानी पुष्य को ही ये पुष्पदंत कहते हैं। अपभ्रंश के दूसरे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं ये। पहले कौन है? अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू। दूसरे भी अगर क्वेश्चन आ गया तो पुष्यदंत है। पुष्यदंत या पुष्पदंत, पुष्पदंत होगा यहाँ पे। पुष्यदंत और पुष्पदंत दोनों मिलता है, आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पुष्यदंत भी हाँ सही है। इन्हें अपभ्रंश का द्वितीय कवि माना जाता है। और दूसरा इनके बारे में और क्या कहा जाता है? ये अपभ्रंश के भवभूति हैं। यानी अपभ्रंश का भवभूति कौन है? तो पुष्यदंत है। इनके प्रमुख ग्रंथ महापुराण, इसी को 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहा जाता है, जिसमें राम और कृष्ण का चरित्र वर्णित है। इसमें पुष्यदंत ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया है। यानी इनके इस महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र यानी जीवन की घटनाओं को वर्णन का विषय बनाया गया है। ठीक, 63 महापुरुषों के जीवन घटना को वर्णन विषय, और जिसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। ऋय कुमार चरित है दूसरा, और इनका जसहर चर्यु, इसी को यशहर चरित्र भी कहा जाता है। अगर पूछा गया कि पुष्यदंत के कौन कौन से हैं, तो इस सबसे पहले महापुराण यानी 63 महापुरुष गुणालंकार भी अगर आ जाए तो भी वो पुष्यदंत को ही लगाया जाएगा। ठीक, ऋय कुमार चरित, जसहर चरित, ये 3 इनके, और चौथा पांचवा 5 है इनके। आदि पुराण, उत्तर पुराण भी है। जसहर चरित जो है चौपाई में लिखा गया है, और ये आदि पुराण और उत्तर पुराण ये भी चौपाइयों में लिखा गया है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। सही बात है, चरित्र काव्यों में। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है, यानी धार्मिकता इनके रचनाओं में दिखता है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता था। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई में 15 मात्राएं होती थी। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को भाखा की जड़ कहा है। यानी भाखा की जड़ शिव सिंह सेंगर ने किसे कहा है? तो पुष्य को कहा है। या फिर पुष्य कवि को भाषा की जड़ किसने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा है। और पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। अगर प्रश्न आ जाए कि किस कवि ने अपने आप को अभिमान मेरु कहा है, या फिर काव्य रत्नाकर कहा है, या कवि कुल तिलक कहा है, तो जवाब हमारा होगा पुष्पदंत ने। स्वयंभू ने चतुर्भुज को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक, स्वयंभू ने चतुर्मुख एक कवि हैं, उनको पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है स्वयंभू ने। पद्धड़िया बंध क्या है? तो इसमें 16 मात्रा का एक मात्रिक छंद है ये। अपभ्रंश के तीसरे कौन है? तीसरे कवि, तो एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा कुछ गलती हो गई है यहाँ पे, सॉरी। यहाँ धनपाल होगा। ठीक, हाँ। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि कौन हैं? तो धनपाल हैं, जिन्होंने भविष्यत कहा की रचना की है। इनका जो रचना है क्या है? भविष्यत
कहा। ठीक, ये इनकी रचना है। एक मिनट, हमने सिंगल इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया था, लगा दे रहे हैं। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित उपदेश रसायन जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि उपदेश रसायन किसकी रचना है, तो जिनदत्त सूरि की है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन कि जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है, तो उपदेश रसायन रास है, जो कि जिनदत्त सूरि द्वारा लिखा गया है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। अपभ्रंश भाषा का भी ये प्रथम रास काव्य है, और जैन रास काव्य परंपरा का भी प्रथम ग्रंथ माना जाता है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता श्री शालिभद्र सूरि को है। यानी रास काव्य परंपरा का हिंदी में जो प्रवर्तन किया गया, हिंदी में जो अनुवाद किया गया है, या फिर हिंदी में रास परंपरा जो लिखा गया है, अनुवाद नहीं कहेंगे, हिंदी में जो लिखा गया रास परंपरा, उसका श्रेय भरतेश्वर बाहुबली के रचनाकार शालिभद्र सूरि को जाता है। उपदेश रसायन रास जो है वो 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। पूछा जा सकता है कि उपदेश रसायन किस तरह का काव्य है, तो नृत्य गीत रासलीला काव्य है। ठीक, उसके बाद एक महत्वपूर्ण कवि आते हैं अब्दुल रहमान, जिनका संदेश राशक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये धर्मेतर रास ग्रंथ है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि ये कैसा ग्रंथ है, तो धर्म से इतर ये पहला रासक है, मतलब पहला रास ग्रंथ है। और देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित भी यह पहला ग्रंथ है। ठीक, और संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन वर्णित है, कथा वर्णित है। ठीक है, इसमें किसकी कथा वर्णित है, तो विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा। यानी संदेश रासक एक प्रकार से विरह काव्य है। आगे आते हैं। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। ठीक है, मुनि राम सिंह, यहाँ मुनि राम सिंह, अगर पूछा जाए कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है, तो मुनि राम सिंह हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। पाहुड़ दोहा इनकी रचना है, जिसको इन्होंने रचा है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। यानी अपभ्रंश भाषा में अगर कहा जाए कि दोहा काव्य का आरंभ कहाँ से माना जाता है, तो 6ठी शताब्दी से जोइंदू से माना जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए हमने बस इतना ही किया है। ये पार्ट 1 था, अपभ्रंश भाषा साहित्य का पार्ट 1 था, और सेकंड पार्ट भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। तो हमने जो भी तथ्य, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हैं, आपके सामने हमने जो भी कंटेंट दिया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टेक्स्ट बुक से निकाला गया है, और हमने इस पे बहुत वर्क करके आप लोगों के लिए ये किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आदिकाल से जो पारंपरिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से आते हैं, और अगर आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत हुए तो समझ लीजिए कि सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बाधा आती है। तो आप लोग बहुत ही मन से इसे पढ़िएगा, और पेन कॉपी ले करके इसके एक एक पॉइंट को आप नोट करते हुए पढ़िए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हम बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।